बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 5th अगस्त इवनिंग पेपर। तो ये पार्ट 2 है। तो 58 ईयर ओल्ड मैन को हेडेक हुआ है, प्रूराइटिस है और रडी कम्प्लेक्शन है, डेट मीन्स पॉलीसाइथीमिया रूबरा वगैरह है, जिसके अंदर आरबीसी मैच ज़्यादा होता है और एरिथ्रोपोइटिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है टिपिकल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, राइट हार्ट की तरफ। असल में इंस्पायरेशन पे क्या होता है कि थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से राइट हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, जेवीपी कम हो जाती है, सेकंड हार्ट साउंड की फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। एक पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपर कैल्सीमिया है, उसको एक थेरेपी दी गई है टू प्रिवेंट बोन लॉस। तो बेस्ट थेरेपी शुड बी द फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस इज बिसफास्फोनेट। इसके बाद एक रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट बिटवीन डिजीज़ और नॉन डिजीज़। ये एमसीक्यू को रिपीट किया गया ताकि ना स्टेटमेंट पूरी हो जाए, मतलब पता लग जाए कि पूरे 200 एमसीक्यू हमने इकट्ठे किया है। तो ये एक ही दफ़ा आया था, 2 दफ़ा नहीं आया। तो ये केस कंट्रोल स्टडी है। केस कंट्रोल स्टडी में डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ को कंपेयर किया जाता है पूरा रिस्क फैक्टर एक्सपोजर, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू ओड रेशो। कोहोर्ट स्टडी के अंदर रिस्क फैक्टर को देखा जाता है कि एक्सपोजर था या नहीं था, और डिजीज़ से कंपेयर किया जाता है। दिस इज़ रिलेटेड टू द रिलेटिव रिस्क। और इसमें कॉज टू इफेक्ट की तरफ जाते हैं, फॉरवर्ड स्टडी होती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिजीज़ और रिस्क फैक्टर को गिवन पॉइंट के अंदर देखा जाता है। पेशेंट सफर्स अ स्ट्रोक इन्वॉल्विंग द प्री सेंट्रल जायरस लोकेटेड जस्ट एंटीरियर टू द सिल्वियन फिशर। ठीक हो गया, क्लियर। अब जो सिल्वियन फिशर से जस्ट एंटीरियर है और प्री सेंट्रल गायरस के लिए है ना, तो प्री सेंट्रल गायरस इज ऑलवेज अ मोटर, पोस्ट सेंट्रल गायरस इज सेंसरी, क्लियर। इसके बाद कौन सी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मोस्ट कंपैटिबल और वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं कराती, तो जो ओ वाला है दिस इज़ यूनिवर्सल डोनर। ओ वाले को, ओ नेगेटिव को आप किसी को भी दे सकते हैं, क्लियर। कौन सा स्ट्रक्चर स्पर्मेटिक कोड का पार्ट नहीं होता लेकिन इंग्वाइनल कैनाल में होता है, आंसर इज इलियो इंग्वाइनल नर्व। एक पेशेंट को बर्निंग पेन और नंबनेस हो रही है ऑन द लैटरल थाई, दिस इज कॉल्ड मिरालजिया पैरास्थेटिका, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई का मसला है। कौन से सेल्स आईजी रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं एलर्जी, तो मास्ट सेल और बेजोफिल दो ही सेल होते हैं। एक पेशेंट को सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया है, पीएसवीटी है, सॉरी, एक ऐसा पाथवे है जो कि एट्रिया को वेंट्रिकल से जोड़ रहा है, एवी नोड को बाईपास कर रहा है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ केंट, एंड द डायग्नोसिस इज वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अ पेशेंट सफर्स एन इंजरी टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, एल्बो के मीडियल एस्पेक्ट पे इंजरी हुई है, जिसकी वजह से नंबनेस और वीकनेस हो गई है हैंड्स की मसल्स की, क्लियर। ठीक हो गया। इंजरी मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पे हुई है, डैट मीन्स के अल्नर नर्व डैमेज हुई है, मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, एमआई है, उसको ऐसी मेडिसिन दी गई है जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ताकि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाए। तो कौन सी मेडिसिन दी गई होगी, बीटा ब्लॉकर इज प्रोपेनालोल, इसमें से एक ही बनती है। अब पेशेंट जिसने मशरूम खा लिए थे उसको स्लाइवेशन, लैक्रीमेशन, डायरिया, डम्बल्स हो गया, जो कि क्या होती है, दीज आर द कोलिनर्जिक पॉइजनिंग। तो कोलिनर्जिक पॉइजनिंग के लिए आपने एट्रोपिन देना मैनेज करने के लिए। इसके बाद कौन सा सब्सटेंस गट से एब्जॉर्ब होता है और एंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन से रिसाइकल होता रहता है, आंसर इज बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट। कौन से सेल फेगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर इज मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर विच आर कॉल्ड कुफर सेल्स। नेक्स्ट इज 25 ईयर ओल्ड वुमेन को पेनफुल आई रेडिनेस है, फोटोफोबिया है, वाटरी डिस्चार्ज है, मतलब कैराटाइटिस ज़्यादा अच्छा वर्ड है, और पेशेंट को डेंड्रेटिक अल्सर है विच इज़ कॉज्ड बाय हर्पीज जोस्टर वायरस। तो उसके लिए ड्रग कौन सी होती है, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस के लिए ट्राइफ्लोरिडीन होती है, बाकी वायरल के लिए एसाइक्लोविर होती है। फीवर है, मलेस है, वेजिकुलर रैश है जो कि ड्यू ड्रॉप होता है ऑन अ रोज पेटल। तो कौन सा वायरस है जिसने ये कराया हुआ है ड्यू ड्रॉप रैश, दिस इज कास्ड बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स, आफ्टर रिसीविंग टर्मिनल डायग्नोसिस एक पेशेंट रोना शुरू कर दिया एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ केयर डिसीजन। तो एक किस एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मैं सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू था भी या नहीं था। एक एमसीक्यू बता देता हूँ जो आई थिंक सो मैच किया ना करे, कि एक कपल आता है, उसके लिए कहने का मतलब है कि इनफर्टिलिटी वगैरह के चेकअप के लिए आता है, तो जो डॉक्टर था वो सारे टेस्ट करने के बाद फीमेल को कहता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आप कंसीव नहीं कर सकती, उसने ये बात क्लियरली कहा था।
फीमेल को। तो ये सुन के फीमेल रोना शुरू कर देती है। तो डॉक्टर ने क्या शो किया, डॉक्टर ने इसको क्लियरली बताया विच इज़ कॉल्ड वेरासिटी। तो इस तरह का एक MCQ था, पता नहीं इसको कितना मोल्ड कर दिया इन्होंने। अ पेशेंट रिसीविंग टोटल पार इंटीरियर न्यूट्रिशन डेवलप्स पोलीयूरिया, एक्सेसिव थर्स्ट, ओके, लो फॉस्फेट, मतलब पेशेंट का कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए, और पेशेंट TPN ले रहा है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया बेस्ट आंसर है। अब पेशेंट विद अ क्रॉनिक डायरिया, और ये क्रॉनिक डायरिया जब इम्प्रूव होता है जब वो फास्टिंग करता है, और जब ये ख़राब होता है जब वो खाना खाता है। डैट मीन्स डैट की ये मोस्टली ऑस्मोटिक डायरिया है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो मल्टी फैक्टोरियल होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स के मिलाने से काम करते हैं। अ पेशेंट हैज़ एन इम्पेयरमेंट इन रीनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और ड्यू टू डिफेक्ट इन द नेफ्रॉन सेगमेंट, ये उस पार्ट में डिफेक्ट है जो कि वाटर से इम्परमिएबल है। ये कैसे हो सकता है, जो पार्ट नॉर्मली पानी को रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, तो अगर उसका डिफेक्ट हो जाए तो फिर वो पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। वाओ, बस कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट वाटर से इम्परमिएबल होता है अंडर नॉर्मल, तो दो ही पार्ट होते हैं, एक आपका सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपो फैनले और दूसरा आपका DCT आ जाता है। क्लियर। इसके बाद है चौथा, फॉलोइंग सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर इज बिनाइन, तो आपका वार्थिन और पिलियोमॉर्फिक एडिनोमा, दीज आर बिनाइन कैन, बाकी तो सारी कार्सिनोमा ही लगे हुए हैं। एक पेशेंट ने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खाया, उसका ब्रेडिपनिया, मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ओपियाइड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। एक पेशेंट को एम्फीसीमा और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में पता लगा कि लंग की कॉम्प्लायंस बढ़ गई है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लास्टिक टिश्यू। तो एम्फीसीमा में क्या स्पेसिफिक चीज़ आपको देखने को मिलती है, एयरवे की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती होती है। असल में जो एयरवे है, छोटी एयरवे मिलके बड़ी एयरवे बन जाती होती है, मतलब एल्विलाई टूट जाते हैं, दीवारें वगैरह टूट जाती होती है। क्लियर। अ पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, तो उसको प्लेटलेट रिफ्रैक्टरीनेस डेवलप हो चुकी है। तो प्लेटलेट रिफ्रैक्टरीनेस इज ड्यू टू HLA एंटीबॉडी। ये थोड़ा मुश्किल MCQ था, पहले दफ़ा आया। नेक्स्ट इज 45-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न स्पेशली आफ्टर मील एंड व्हेन लाइंग डाउन। और तो ये क्लासिकल सिनेरियो है गर्ड का, जिसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। एक पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और पता लगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही ऑफ द फेरेंजियल मसल की। क्लियर। तो दिस इज माइट बी ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन। वैसे बेस्ट आंसर शुड बी द जेनकर डायवर्टिकुलम, लेकिन उसमें हैलिटोसिस वगैरह या रिगर्जिटेशन की हिस्ट्री देना चाहिए थी। क्लियर। अ पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ देयर हैंड्स इन द स्पेस व्हेन आइज आर क्लोज्ड। क्लियर, ठीक हो गया। डैट मीन्स कि उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही। डैट मीन्स पैराइटल लोब के लीगन है, जो कि सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। एक होता है पोर्सोपेग्नोशिया। पोर्सोपेग्नोशिया में फेशियल ब्लाइंडनेस होती है, इंफीरियर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, जबकि एस्टीरियोग्नोसिस में पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप आंखें बंद करके आप चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। 30-year-old पेशेंट को कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लियर। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से फेनिटोइन के भी ऑप्शन थे, इसने वैसे लेरेस लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं। अ पेशेंट इज़ प्रिस्क्राइब ओरल आयरन थेरेपी फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए आप क्या दोगे, साथ में दूध को नहीं देना, लेकिन विटामिन C आप देना है। क्लियर। अ प्रेग्नेंट फीमेल 20 वीक्स पे आई है विद हाइपरथायराइडिज्म, जो कि प्रोपाइलथायरोसिस से मैनेज था। अब रट्टा मारना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूज़ होता है प्रोपाइलथायरोसिस, सेकंड और थर्ड में कार्बामेज़ापिन, या कार्बामेज़ापिन कहाँ से आ गई, कार्बिमेज़ोल। क्लियर। नेक्स्ट इज़ अ न्यू बॉर्न जिसको कॉन्जेनाइटल एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट है, जिसमें एब्डोमिनल कंटेंट हर्निएट हो गया। अब ये डिसाइड करना कि ओम्फेलोसील है, गैस्ट्रोशाइसिस है, आपने कवरिंग को देखना है। अगर कवरिंग है तो ये ओम्फेलोसील है। एक पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से ट्रीट किया गया है, अब उसको जॉन्डस हो गया ड्यू टू हिमोलिसिस। तो कौन सी ड्रग है, वह है अल्फा मिथाइल डोपा, जो कि कॉम्स पॉजिटिव हिमोलिटिक एनीमिया करवा देती है। अ पेशेंट विद हाइपरथायरॉइडिज्म डेवलप एन इरेगुलर हार्ट रेट, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन हो चुकी है। ठीक हो गया। क्लियर। और हाइपरथायराइडिज्म भी है। तो बेस्ट इस बीटा ब्लॉकर्स, जो कि हाइपरथायराइडिज्म को भी काउंटर कर देगी, प्रोपेनालोल। क्लियर। और डिफेक्ट इन द ट्रांसपोर्टर, जो कि जिसकी वजह से फैटी एसिड की ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है, तो वो कार्निटिन ट्रांसपोर्टर है। हालांकि ये इतना ज़्यादा मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट है, मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट वो नहीं है जो एक्चुअल एग्ज़ाम में आई है। क्लियर। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अ 55-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फॉर 2 days।
सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म आया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एक्सरे नॉर्मल ही होता है। अब 45 ईयर ओल्ड मैन को सडन ऑनसेट ऑफ लिम्ब पेन है, पैलर है, दैट मीन्स के एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हो चुका है, क्लियर। और ये हुआ है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से। एक फार्मर है जिसको रैपिडली प्रोग्रेसिव पेनफुल स्वेलिंग है एंड फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज है फ्रॉम द वुंड इन हिज लेग, और क्रैपिटस भी फील हो रहा है, डैट मीन्स के गैस गैंग्रीन है विच इज़ ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। एक ट्रैवलर है, मलेरिया एंडेमिक एरिया से आ रहा है और उसको मलेरिया ही डेवलप हो चुका है। अब सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज आर्टिसोनेट, क्लियर, जो कि आर्टीमेसिनिन होते हैं। 22 ईयर ओल्ड फीमेल जो कि आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरी है, उसको पेन एंड टेंडरनेस इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है। तो कौन सी कार्पल बोन फ्रैक्चर हुई है? आंसर इज स्केफाइड बोन। तो जो मोस्ट कॉमन बोन इंजर्ड इन द बॉडी इज क्लैविकल, जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर वो भी क्लैविकल है। लोअर लिम्ब के अंदर टिबिया होती है, कार्पल बोन्स के अंदर स्केफाइड होती है। जब स्केफाइड डैमेज होती है, फ्रैक्चर होती है, तो ए वास्कुलर नेक्रोसिस होता है और रेडियल आर्टरी डैमेज हो जाती है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड कार्पल बोन इज ल्यूनेट, और अगर ल्यूनेट डैमेज होगी तो मीडियन नर्व डैमेज होगी, और मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। अगर फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हेमेट है, अल्नर नर्व डैमेज होगी, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होगा। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन हो रहा है, दैट मीन्स के फाइट बोन या रेडियल आर्टरी डैमेज हो चुकी है। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो चुकी है। 19 ईयर ओल्ड फीमेल को पेनलेस मोबाइल फर्म लंप है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से चेंज होता रहता है, डिट इज़ फाइब्रोडिनोमा विच इज़ ईस्ट्रोजन सेंसिटिव। 35 ईयर ओल्ड अंडरवेंट टोटल थायरॉयडेक्टमी फॉर मल्टी नोडुलर गोइटर। पोस्ट ऑपरेटिवली शी डेवलप मसल क्रैम्प्स और उसको कार्पोपेडल स्पैज़म में डेवलप हो चुका है। तो मतलब उसको क्या हो चुका है, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया में चली गई है, तो आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने देने हैं एक ओके। इसके बाद एक पैथोलॉजिस्ट है, वो ये देखता है कि ट्यूमर सेल अपने नॉर्मल टिश्यू को कितना रिजेंबल करते हैं। दिस इज़ अ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, ग्रेडिंग में इस्तेमाल होती है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? आंसर इज ओनली IgG। द बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉर्मली कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स को नहीं फिल्टर होने देते। एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव डिमेंशिया एंड हिस्ट्री ऑफ चेंजेस इन द बिहेवियर। तो मोस्टली डायग्नोसिस क्या होगा? देखो, डिमेंशिया है और बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया है, दो ये आपको फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में देखने को मिलता है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया, तो ये पेलेग्रा होता है, B3 की डेफिशिएंसी है। दिस माइट बी ड्यू टू हार्ट नर्व डिजीज़, क्लियर। इसके बाद है 5 ईयर ओल्ड को PDA डायग्नोस हो चुका है, तो PDA को बंद करना है तो इंडोमेथिसिन दो, खोलना है तो प्रोस्टाग्लैंडिन दे दो, प्रोस्टाग्लैंडिन E1। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस कार्डाइटिस है और रैश हो चुका है, डैट मीन्स के रूमेटिक फीवर है, जॉन्स क्राइटेरिया फॉलो होता है। एक पेशेंट 30 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, उसने EEG कराई है जिसमें फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 साइकिल्स की है। तो ये किस में देखने को मिलता है? बेस्ट आंसर इस न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के अंदर। तो वैसे आई थिंक सो डेल्टा वेव आना चाहिए, ओके। मैं फिर भी चेक कर लूँ यहाँ से। EEG की जो वेव्स होती है, तो अब रट्टा मान लो जो डेल्टा वेव होती है, अच्छा डेल्टा वेव तो 4 से कम होती है, 4 से लेकर 7 वो थीटा वेव्स ही होती है, तो बेस्ट आंसर इज थीटा वेव्स। अ पेशेंट विद अल्जाइमर डिजीज इज फाउंड टू हैव इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन, तो वो कौन सी होती है? टाउ प्रोटीन होती है जो सेल के अंदर चली जाती है। न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट को एक्यूट चेस्ट पेन है जो कि लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा है, ECG पे MI पता लग गया है ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो कौन सी मोस्ट कॉमन होती है? वो कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो MI करवाती है। एक पेशेंट को CKD है, उसको हाइपोकैल्सीमिया हाइपरफॉस्फेटीमिया है क्योंकि विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गया है, एक्टिव फॉर्म में विटामिन D नहीं बन रहा। इसके बाद विच हिस्टोलॉजिकल फीचर मैकुला डेंसा को बाकी सेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि इसमें डेंस क्लोजली पैक्ड न्यूक्लियस होता है। ये हिस्टोलॉजी का सवाल था। एक ओबीज वुमेन है जिसको काउंसल किया गया अबाउट वेट लॉस। शी एग्रीज डैट के वेट लॉस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक उसने कोई ऐसा प्लान स्टार्ट नहीं किया। अब वो मानती है लेकिन स्टार्ट नहीं किया, दिस इज दैट मीन्स कि वो कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में है। 45 ईयर ओल्ड मैन डाई आफ्टर सीवियर वायरल हेपेटाइटिस। पता लगा कि अपोप्टोटिक बॉडीज़ होती है जो काउंसल मैन बॉडीज़ होती है, तो ये अपोप्टोसिस की वजह से बनती है। अब अपोप्टोसिस क्या होता है? दिस इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ATP डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ होती है, कैस्पेजेस के एक्टिवेशन की वजह से होती है। इसमें डीपली इओजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, बेजोफिलिक न्यूक्लियस होता है, पिक्नोसिस कैरियोरेक्सिस होती है, कैरियोलाइसिस नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है,
अब जो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है वो बैक से बैक होती है, एंटी अपोप्टोटिक में BCL2, BCLXL और MCL होती है। अब अपोप्टोसिस के अंदर जो DNA के फ्रैगमेंट्स बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, विच आर कॉल्ड अपोप्टोटिक बॉडी और काउंसलमैन बॉडी, तो ये वायरल हेपेटाइटिस के येलो फीवर में देखने को मिलती है। A 25-year-old healthy man start exercising regularly and wants understand how this क्या लिखा हुआ ये, अच्छा ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है, तो हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस हो सकता है। 30-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद क्रॉनिक डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, क्लोनोस्कोपी पे पता लगा कि सूडोपोलिप्स है और इंस्क्रिप्ट एब्सेस है, तो ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती है। 25-year-old वुमेन को रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हीमाचूरिया और रीनल फेलियर डेवलप हो चुका है। दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो इसमें रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को क्रीसेंटिक भी कहते हैं। 12-year-old बॉय को सीवियर एनीमिया है, HB कम है, MCV भी कम है, फेरेटिन का लेवल नॉर्मल है, प्रिकल सेल और बेजोफिलिक स्टिपलिंग आपको देखने को मिल रही है। दिस माइट बी सीन इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। बस मुझे ये नहीं मिला कि जो प्रिकल सेल है वो नज़र आते भी है इसमें, मुझे अभी तक ये पता नहीं लगा। पेशेंट हैड चेस्ट पेन फॉर 3 आवर्स, पता लगा कि ST सेगमेंट एलिवेशन है 2-3 AVF में, तो इसका मतलब है इंफीरियर बार MI है, तो आपने एस्पिरिन देनी है और 3 घंटे हो चुके हैं, डैट मीन्स के आप थ्रोम्बोलिटिक्स के लिए ही जा सकते होते हैं। लेकिन इसने लिखा है एडमिनिस्टर एस्पिरिन अरेंज फॉर अर्जेंट PCI 90 मिनट्स में देते हैं, बट इसको 3 घंटे हो चुके हैं भाई। अरेंज फॉर अर्जेंट PCI, बाकी कोई ऑप्शन बन ही नहीं पता, स्टार्ट IV थ्रोम्बोलिटिक्स ओनली, तो बाकी कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा। अब पेशेंट प्रेजेंट विद क्रॉनिक बैक पेन है और आइज रेडनेस भी हुई हुई है, डैट मीन्स के पेशेंट को यूवीआइटिस भी डेवलप हुआ हुआ है, तो HLA B27 कराना है। अब पेशेंट एक्सपीरियंस वीकनेस प्रीडोमिनेंटली अफेक्टिंग वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल, तो वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल के लिए प्री सेंट्रल गायरस होता है। मिड इंग्वानल पॉइंट के ऊपर कौन सी होती है, फेमरल आर्टरी आपको देखने को मिलती है और डीप इंग्वानल रिंग भी होती है। ओके अब डीप इंग्वानल रिंग इज फाउंड बाय फेशियल ट्रांसवर्सालिस, जो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग होती है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से बनती होती है। क्लियर, सही हो गया। इसके अलावा कहते हैं कि मिड इंग्वानल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट, इन दोनों में फ़र्क होता है, तो ये आपने खुद देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ मिड इंग्वानल पॉइंट क्या होता है। मिड इंग्वानल पॉइंट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान फासला होता है। मिड पॉइंट में प्यूबिक ट्यूबरकल तक होता है। एक पेशेंट को हाइपोटेंशन है और ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपने मैनेजमेंट IV फ्लूइड और वेजोप्रेसर देनी है, क्योंकि BP काफ़ी ज़्यादा कम है। प्रोपेनोलोल हाइपरथायरॉयडिज्म इस्तेमाल होती है बिकॉज ये T4 को T3 में कन्वर्जन नहीं होने देती। क्लियर, इसकी पेरिफेरल डीआयोडीनेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी, तो पेशेंट को क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। दिस इज कॉल्ड निक्टेलोपिया। एक पेशेंट को ऑटोनोमिक गैस्ट्रोपैथी है, तो इसके लिए आप मोटिलियम दे दोगे या एरिथ्रोमाइसिन दे दोगे डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी के लिए। 45-year-old वुमेन अंडरगोस एन इलेक्टिव ओवेरियन सिस्टेक्टमी, ड्यूरिंग द सर्जरी सर्जन ने लैटरल ट्रैक्शन अप्लाई की ओवरी को, तो पता लगा कि यूरेटर डैमेज हो चुका है। तो यूरेटर सबसे ज़्यादा किस जगह पे डैमेज होता है, बेस्ट आंसर इज एट द ब्रॉड लिगामेंट। क्लियर, ठीक हो गया, तो ये सारा पढ़ना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी यूरेटर डैमेज होता है कार्डिनल लिगामेंट पर, जहाँ पे वो यूट्राइन वेसल के करीब होता है। नंबर 2 ब्रॉड लिगामेंट। नंबर 3 एट पेल्विक ब्रिम, जहाँ पे वो क्रॉस करता है वेसल्स को, कॉमन इलिक वेसल्स को। 62-year-old फीमेल को नमूनिया है कैरेक्टराइज बाय फीवर, डायरिया, हाइपोनेट्रीमिया, डैट मीन्स लीजियनीला का इन्फेक्शन है, तो इसके लिए यूरिन एंटीजन टेस्ट कराते हैं। 20-year-old वुमेन को टाइप 1 कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, बस उसको DKA डेवलप हो चुका है और DKA में हाइपर वेंटिलेशन होती है, हाई 9 गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन एट अ पार्टिकुलर लोकस, तो ये तो अलील्स की डेफिनेशन है ये। ओके, एक पेशेंट है जिसका चैड वैस स्कोर 3 है, दैट मीन्स कि आपने उसको फिर डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट आपने देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट लिखी नहीं है, तो वारफरीन ही दे देते हैं। A 22-year-old man present with a sudden involuntary flinging movement of left arm, क्लियर, डैट मीन्स उसको हेमीबलिस्मस हो चुका है, लेंस की डिसलोकेशन भी डेवलप हो चुकी है। डैट मीन्स के पेशेंट को क्या है, होमोसिस्टेन यूरिया, क्योंकि उसी में ही लेंस की डिसलोकेशन होती है। और पेशेंट इज डायग्नोज विद द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट, ये क्या है, MCQ मिसिंग है क्या, अच्छा। ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या होता है कि योटा राइट वेंट्रिकल से निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके,
कि aorticopulmonary septum fail to spiral। इसके बाद 42 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद फटीग है, वेट गेन है, डेट मीन्स हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट को हो चुका है। दिस इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी होती है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर। नेक्स्ट इज पेशेंट प्रेजेंट विद फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस, क्लियर, जो कि एक्टिविटी से वर्स हो रही है, डेट मीन्स माइस्थीनिया ग्रेविस है, क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर टूट जाते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है जिसका गट का एक पार्ट निकल गया लेकिन उसको अभी तक पता नहीं लगा और इसको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है, डेट मीन्स आइलियम निकाली गई थी जिसकी वजह से बहुत सारा डायरिया हो गया था। एक पेशेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विद अ शार्प यूनिलैटरल चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। चेस्ट एक्सरे पे ब्लैक शेडो मिल रही है अलोंग द लंग बॉर्डर, डेट मीन्स के पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो चुका है, जेट ब्लैक ओपेसिटी होती है। 85 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसकी स्प्लीनेक्टमी हो चुकी है और उसको मेनिंजाइटिस डेवलप हो चुका है। ऑप्सी वाले में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक स्टडी कर रही है जिसमें एडवर्स इफेक्ट देख रही है न्यूली ड्रग। तो जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो किस में होते हैं, एडवर्स इफेक्ट की स्टडी को फार्माको विजिलेंस कहती है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट, ये क्या है, डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, बेनेडिक्ट टेस्ट मतलब ग्लूकोज ज़्यादा है, रोथराल टेस्ट मतलब कीटोन बॉडी भी ज़्यादा है, तो ये डी के ए ही बनेगा। एक पेशेंट का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है और रेटिक्स ज़्यादा है, दैट मीन्स हिमोलिटिक एनीमिया है, तो ये आ जाएगा। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट को पेन एंड स्टिफनेस इन हर डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, रट्टा मारने के रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिस्टल को इन्वॉल्व नहीं करता। इसके अलावा स्केली लीजन है ऑन हिज फोर आर्म, लेबॉर्ट्री में ESR CRP बढ़ा हुआ है, तो आपने HLA-DR4 कराना है। दिस माइट बी ड्यू टू अडल्ट स्टिल डिजीज़, क्लियर। 60 ईयर ओल्ड मैन को नमूनिया हो गया है और होटल में रहने की वजह से, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, यूरिनरी एंटीजन टेस्ट। अब मैं क्या कहूँ, ये MCQ मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा आया था, आई थिंक सो। इसने कहा कि 2 दफ़ा आया था, जैसे इन्होंने खुद एग्ज़ाम दिया है, हमने तो दिया है, ये तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से। अब पेशेंट प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस और इसको इसोफेजियल वायरसेस हो चुकी है, तो जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, बेस्ट आंसर इज टर्लीप्रेसिन, जबकि डेफिनेटिव इज वेरिसियल बैंड लाइगेशन। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको T10 के लेवल पे लेगन है और राइट साइड पर प्रोप्रियोसेप्शन और मोटर फंक्शन चले गए और लेफ्ट साइड पर पेन वगैरह चला गया, दैट मीन्स ब्राउन सैकरोड सिंड्रोम राइट साइड का है। 25 ईयर ओल्ड मैन जो कि कैंपिंग से वापस आया था, फीवर, चिल्स, नेक स्टिफनेस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो सेफ्ट्राक्सोन, वेनकोमाइसिन और स्टीरॉइड्स देते हैं। अब इनेट इम्यून सिस्टम में आपके नेचुरल किलर सेल आते हैं। एक पेशेंट को हेड इंजरी हुई है, लेंस शेप बाई कन्वेक्स ओपेसिटी है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हो चुकी है। सडन पाल्पिटेशन है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डी है। PSVT के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एडिनोसिन, लेकिन अगर अस्थमा हो तो विरापेमिल क्लिक करना।